नेक्स्ट टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हम केपलर के 3 लॉ स्टडी करेंगे और कोई भी प्लैनेट जब सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है तो ये तीनों लॉ उसके लिए फॉलो होते हैं। ठीक है, पहला जो लॉ है केपलर का वो ये है जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। अच्छा, इस लॉ को समझने से पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है इलिप्स। अब इलिप्स क्या है पहले वो आपको बता देता हूं ताकि ये आपको लॉ समझ में आ जाए। इलिप्स का मतलब क्या है, तो ऐसे ये जो पिचका हुआ सा सर्कल होता है ना इसको हम बोलते हैं इलिप्स। अब इसकी खास बात ये होती है कि इलिप्स के अंदर 2 फोकस होते हैं, एक तो ये वाला पॉइंट होता है और एक ये वाला पॉइंट, इनको फोकस बोला जाता है F1 और F2। ठीक है, इलिप्स की खास बात यह है कि अगर किसी भी पार्टिकल की इन दोनों फोकस से जो डिस्टेंसेस है उनका सम अगर कांस्टेंट है, चाहे वो कहीं भी रहे, अगर इन दोनों फोकस से उस पार्टिकल की डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है तो वो जिस पाथ के ऊपर मूव करेगा उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, तो पहले वाले फोकस से इसकी डिस्टेंस R1 मान लो, दूसरे वाले फोकस से डिस्टेंस है मान लो R2, तो ये जो सम आएगा ये कांस्टेंट रहेगा इस पूरी सरफेस के ऊपर। जब भी ये इस पाथ के ऊपर मूव करेगा तो पार्टिकल चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे पहुंच जाए तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस R1 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस R2, तो अभी भी ये सम उतना ही आ रहा होगा जितना पहले आ रहा था। बॉडी चाहे यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ पे पहुंच जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस कितनी R1 और इस दूसरे वाले फोकस से ये वाली डिस्टेंस होगी R2, इन दोनों का सम अभी भी उतना ही आएगा। मतलब कोई भी पार्टिकल जब 2 फिक्स पॉइंट के अराउंड इस तरीके से मूव कर रहा होता है कि उन दोनों फिक्स पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंसेस का सम है अगर वो कांस्टेंट बना रहता है तो वो जिस पाथ के ऊपर मूव करता है उसी पाथ को हम बोलते हैं, उसी शेप को हम बोलते हैं इलिप्स। ये इसकी खास बात है। तो इलिप्स में हमेशा कितने फोकस होते हैं, 2 होते हैं, और दोनों फोकस से पार्टिकल की जो डिस्टेंस है उसका सम हमेशा कांस्टेंट होता है। आया समझ में? ठीक है, तो ये इलिप्स का मतलब है। ठीक है जी, अब स्टेटमेंट को पढ़ता हूं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकस। फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ के ऊपर मूव करते हैं, मतलब एक इलिप्स जैसे पाथ के ऊपर मूव करते हैं, जबकि जो सन होगा वो उस इलिप्टिकल पाथ के या उस इलिप्स के किसी एक फोकस के ऊपर होगा। जैसे 2 फोकस होते हैं इलिप्स के, एक फोकस यहाँ पे और दूसरा फोकस है मान लो यहाँ पे। ये वाला जो फोकस है F1 है, ये वाला फोकस है मान लो F2, तो अभी सन कहाँ पे, F1 फोकस के ऊपर है। कहाँ पे, F1 फोकस के ऊपर है। अब जो प्लेनेट है उसका पाथ हमेशा इलिप्टिकल होगा और सन हमेशा इन दोनों में से किसी एक फोकस के ऊपर रहेगा। तो ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब कौन सी ऑर्बिट के ऊपर प्लेनेट मूव करेगा ये उसको बताने के लिए लॉ है। एक चीज और याद रखो कि जितने भी लॉ होते हैं उनका प्रूफ होना जरूरी नहीं होता है, उनका कोई प्रूफ होना जरूरी नहीं है, वो प्रैक्टिकली देखे जाते हैं, उनको उसी हिसाब से हम एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जैसा है वैसा है। भी प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे इसमें कि सर ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों नहीं लगा रहा, है ना, ये नेचुरल है, और नेचुरल है तो जैसे घूम रहा है उसी को हम स्टडी करें कि अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये कौन से पाथ के ऊपर घूम रहा है उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये कौन से पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये एक लॉ है। समझ में आया क्या? हर एक लॉ का प्रूफ होना जरूरी नहीं है, बहुत सारे लॉ होते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ है कि 2 मासेस के बीच में फोर्स लगेगा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा, उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ थोड़ी है, डेरिवेशन से थोड़ी आया वो तो हमने ऑब्जर्व किया कि 2 मास को इतनी दूरी पे रखा, फोर्स इतना लगा, इतनी दूरी पे रखा इतना लगा, फिर हमने देखा दूरी का क्या रिलेशन बन रहा है, उसके हिसाब से फॉर्मूला बना दिया, वैसे है। ठीक है, तो लॉ समझ में आया क्या? बिल्कुल आसान है। जब भी कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ मूव करेगा तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा और जो सन होगा वो उस इलिप्स के किसी एक फोकस के ऊपर रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। सिंपल एकदम। ठीक, दूसरा है इसके अंदर लॉ ऑफ एरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनेंगे। लॉ ऑफ एरिया का मतलब ये है कि जब भी कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है तो सन को उस प्लेनेट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी, ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेगी, इक्वल एरिया कवर करेगी। अब इसका मतलब क्या है कहने का वो समझो। मान लो कि प्लेनेट अभी यहाँ पे है, अर्थ की बात कर लेते हैं, अर्थ यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद में यहाँ पे पहुंच गई अर्थ। ठीक है, तो इसने कुछ एरिया कवर किया है, देखो इसने ये वाला एरिया कवर किया होगा। ठीक है, ये एरिया इसने कवर किया है, पहले यहाँ पे थी फिर यहाँ पे पहुंची, तो इसने जो एरिया स्वीप किया है, ये जो एरिया कवर किया है ये है ये वाला एरिया। ठीक है, अब घूमते घूमते अर्थ मान लो यहाँ पे आ गई, इस जगह पे आ गई। ठीक है, ये अर्थ को सन से ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो ये वाली जो लाइन है ये अभी भी उतना ही एरिया कवर करेगी सेम टाइम में जितना पहले कवर हुआ था। जैसे मान लो ये एरिया है A1 और टाइम लगा इसमें dt,
तो dt टाइम के अंदर ही सेम टाइम लेना है, dt टाइम के अंदर ही आपको चेक करना है। तो ये जो प्लेनेट है ये सेम उतना ही एरिया कवर करेगा जितना पहले हुआ था। तो अर्थ यहाँ पे पहुंच गई मान लो, तो ये वाला जो एरिया आएगा ये एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना ये वाला एरिया है। ठीक है, ये dt टाइम में सेम एरिया कवर करती है लाइन, और यहाँ पे ये एरिया A2 मान लेते हैं। तो A1 और A2 यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। दोबारा सुनो, इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ एरिया का मतलब है सन से प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो इक्वल टाइम इंटरवल में, जब भी प्लेनेट मूव कर रहा होता है तो इक्वल टाइम इंटरवल में हमेशा इक्वल एरिया स्वीप करती है, इक्वल एरिया कवर करती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, अब अगर इक्वल एरिया कवर हो रहा है तो इससे कुछ रिलेशन बनाते हैं कि ये जो दूरी होगी प्लेनेट की सन से और जो इसकी वेलोसिटी होगी प्लेनेट की, उनमें क्या रिलेशन बनेगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो मान लो कि जो प्लेनेट है वो यहां से गुजर रहा था, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है v1 के बराबर, और जब यहां पे पहुंचा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो v2 के बराबर। और ये टाइम मैं dt इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये छोटा टाइम लेते हैं। ये तो क्या है कि थोड़ा सा बड़ा डायग्राम मैंने इसलिए बनाया थोड़ा क्लियरली दिखाने के लिए, बाकी ये टाइम इंटरवल छोटा ही होगा। प्लेनेट यहां से थोड़ा सा आगे खिसका होगा तो ये जो एरिया होगा ना, ये ऐसे बिल्कुल छोटा सा एरिया आपको, ये पतला सा आपको ट्राइंगल जैसा आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, हमने ये बोला कि इक्वल एरिया कवर होगा, मतलब A1 A2 बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला जो एरिया है इसको आप क्या लिख सकते हो, तो ये एक ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और मान लो कि अभी जो अर्थ है वो सन से किसी R1 डिस्टेंस के ऊपर, ये जो डिस्टेंस है ये एवरेज डिस्टेंस में R1 मान लेता हूं एक बार, तो R1 डिस्टेंस के ऊपर है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको एक ट्राइंगल कंसिडर कर लो। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं लिखूंगा 1/2 बेस कितना होगा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहां से अर्थ v1 वेलोसिटी से जा रही है और dt टाइम में इसने जो डिस्टेंस कवर करी होगी वो होगी v1 इंटू dt के बराबर। तो ये आ गया बेस ऑफ द ट्राइंगल। फिर इसकी हाइट कितनी होगी, ये R1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी, तो R1 लिख दो। अब जितना एरिया यहाँ पे कवर हुआ है उतना ही वहां पे होगा, तो उस एरिया को भी कैलकुलेट कर लो इसी तरीके से। तो अगेन यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा होगा, ये इसकी हाइट मान लो R2। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जब यहाँ से प्लेनेट गुजर रहा है तो इसकी वेलोसिटी मान लो v2 है। छोटे से टाइम में देख रहे हैं, इतना बड़ा गैप नहीं होगा, छोटा सा ही होगा गैप, लेकिन ये दिखाने के लिए साफ साफ मैंने ऐसे बनाया है। तो v2 स्पीड से जब गुजर रहा है तो dt टाइम के अंदर ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वहां से वहां तक की, तो वो होगा v2 इंटू dt के बराबर। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उस वाले ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस कितना लेना है v2 इंटू dt लेना है, और हाइट कितनी लेनी है R2 लेनी है। ठीक है, दोनों साइड में 1/2 उड़ा देंगे, 1/2 उड़ा देंगे, dt भी उड़ा देंगे, तो ये आ गया v1 R1 इक्वल टू v2 R2। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया, इसको ध्यान से समझना। v1 अपॉन v2 किसके बराबर आ जाएगा, R2 अपॉन R1 के। इसका मतलब देखो यहाँ पे v1 अपॉन v2 R2 अपॉन R1 के बराबर है, मतलब v की वैल्यू R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इससे रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट ये बना कि जब प्लेनेट सन से दूर होगा, उसकी दूरी ज्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। अगर प्लेनेट की सन से दूरी ज्यादा है, r की वैल्यू अगर ज्यादा है तो v क्या रहेगा, कम रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब जब प्लेनेट यहां से गुजर रहा है, सन से काफी दूरी से गुजर रहा है, सबसे ज्यादा दूरी यहीं पे है, तो यहां से जब गुजर रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, क्योंकि दूरी ज्यादा है ना। तो देखो इसलिए मैंने ये डिस्टेंस कम दिखाई थी यहाँ पे, और यहाँ पे जब ये इसके पास से गुजर रहा होगा तो डिस्टेंस कम होने से इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता कि सन के चारों तरफ जो प्लेनेट है वो इक्वल स्पीड से घूम रहा है, ऐसा नहीं है। मान लो सन यहाँ पे है, प्लेनेट घूम रहा है, तो यहाँ से जब गुजरेगा तो तेजी से गुजरेगा, फिर यहाँ धीरे हो जाएगा, फिर आते आते तेज गुजरेगा, ऐसे ऐसे। यहाँ से जब ये गुजर रहा होगा ना इसके पास से, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा यहाँ पे होगी। जब ये सबसे दूरी कम रहेगी ना उस टाइम पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो इस रिलेशन का मतलब यही है कि अगर प्लेनेट की सन से दूरी ज्यादा है तो स्पीड कम रहेगी, अगर दूरी कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इसमें यही बनेगा, एक तो कि आपको v1 v2 आपको दे रखे होंगे, R1 दे रखा होगा R2 पूछ लेगा, या R1 R2 दे रखा होगा v1 दे रखा होगा v2 पूछ लेगा। ऐसे कोई भी एक डेटा इसमें मिसिंग रहेगा, बाकी 3 डेटा गिवन होंगे। इस रिलेशन को यूज करके आप फाइंड कर सकते हो ये। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं कि अगर आप इस फॉर्मूले को, ये जो रिलेशन आया, मतलब इस रिलेशन को दोनों साइड में इस प्लेनेट के मास से मल्टीप्लाई कर देते हो m से, तो ये बन जाएगा m v1 r1 इक्वल टू m v2 r2। और ये देख के कुछ याद आया क्या आपको, m v r
ये तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। यानी कि जब प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा होगा तो किसी भी पोजीशन पे देख लो, रैंडम पोजीशन लिए अपन ने, कहीं भी इसके पाथ के ऊपर कहीं भी इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो एंगुलर मोमेंटम है और इस पॉइंट के ऊपर जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर आ रहा है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो याद रखना है कि प्लैनेटरी मोशन के दौरान जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लॉ है वो फॉलो होता है। ठीक है, इसको L1 बोल देते हैं, इसको L2, L1 L2 यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा। समझ में आया ये अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर द लॉ ऑफ पीरियड्स, मतलब कि जो टाइम पीरियड होगा प्लेनेट का सन के चारों तरफ चक्कर लगाने का, उसका क्या रिलेशन है डिस्टेंस के साथ में। इसको समझने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। जैसे ये इलिप्टिकल पाथ के ऊपर अर्थ चक्कर लगा रही है सन के चारों तरफ, तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन है, मतलब ये वाला एंड और ये वाला एंड, इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? ये इलिप्स की मेजर एक्सिस होती है, इसको मेजर एक्सिस बोला जाता है। और जब प्लेनेट मान लो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा तो इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन में जूम कर लेता हूँ, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी कम होगी, लेंथ कम होगी, तो इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो इलिप्टिकल पाथ की ये तो होती है माइनर एक्सिस ये वाली, और ये होती है इसकी मेजर एक्सिस, है ना। ये नाम आपको पता होनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ। ये तो क्या है, माइनर एक्सिस है, और ये इसकी क्या है, मेजर एक्सिस है। ठीक है, अच्छा जो मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहां से जब प्लेनेट गुजर रहा होगा तो ये वाली डिस्टेंस सन से उस प्लेनेट की डिस्टेंस मिनिमम रहेगी, तो आर मिनिमम लिख देता हूं इसको। और जब यहां से गुजर रहा होगा तो सन से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो आर मैक्सिमम बोल देते हैं। और इन दोनों का जो सम है आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देंगे, मेजर एक्सिस बोल देंगे। और अगर ये वर्ड यूज किया जाता है सेमी मेजर एक्सिस, तो सेमी का मतलब होता है हाफ, तो ये जो मेजर एक्सिस है इसका जो हाफ होगा, मतलब आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम, इसका जो हाफ होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। ये समझ में आया क्या आपको? सेमी मेजर एक्सिस का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसका हाफ। ठीक है, तो ये आर मिनिमम है, ये आर मैक्सिमम है, इन दोनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो उससे अपने पास हाफ डिस्टेंस आ जाएगी, उसी का नाम क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस। अब ये वर्ड मैं यूज करूंगा इस लोगों को बताने के लिए, इसलिए आपको बताया सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये वाली जो मेजर एक्सिस है इसका हाफ लेंथ। ठीक है, सन के कोई भी प्लेनेट की बात करेंगे, अर्थ की बात नहीं है, किसी भी प्लेनेट को ले लो जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, तो कोई भी प्लेनेट जब सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, एक चक्कर लगाने का जो टाइम होगा, उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेमी मेजर एक्सिस मतलब ये वाली आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम बाई 2, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो ये जो आर क्यूब है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड का स्क्वायर, तो ये है लॉ ऑफ पीरियड। अब यहाँ पे जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो यहाँ पे केपलर कांस्टेंट आ जाएगा, के एस से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, इसको केपलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इनटू आर क्यूब। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया आपके। वैसे ये प्रोपोर्शनलिटी वाला जो रिलेशन है ये ज्यादा काम आएगा, इसमें ज्यादातर इस टाइप की क्वेश्चन बनाएंगे कि दो प्लैनेट्स हैं अलग अलग, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, एक का टाइम पीरियड इतना है तो दूसरे का बताओ अगर उनकी जो रेडियस है, इसको रेडियस ही बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस को, वो इतनी इतनी है या सन से उसकी दूरी इतनी इतनी है, तो आर की वैल्यू आपको दोनों प्लैनेट्स के लिए दे रखी होगी, एक के लिए टाइम पीरियड दे रखा होगा, तो आप इजीली प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आप लिख सकते हो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल होगा R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब के। तो इस रिलेशन को यूज करके आप, जैसे आपको R1 R2 बता दे, T2 बता दे, तो T1 फाइंड कर सकते हो, मतलब कोई भी एक चीज मिसिंग होगी बाकी गिवन होगा डेटा, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपको तरीका काम में लेना है, तो ये इस तरीके से यूज करेंगे लो, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ पीरियड बोलेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए प्लेनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजिशंस ए बी एंड सी आर Ka, Kb and Kc respectively. AC is the major axis and SP is the perpendicular to AC at the position of the sun as shown in the figure. Then अब ये आपको कंपेयर करवा रहा है कि कौन सी पोजीशन के ऊपर, ए बी और सी में से कौन सी पोजीशन के ऊपर प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv स्क्वायर
मतलब जहां पे स्पीड ज्यादा होगी प्लेनेट की वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। देख के बताओ कहां पे होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, कौन से पॉइंट के ऊपर होगी सबसे ज्यादा होगी? ए पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट सन के सबसे ज्यादा पास होगा। ये सन है मान लो, ठीक है, तो सन के सबसे ज्यादा पास होगा तो ए पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर होगी बी पॉइंट के ऊपर, और जो सी पॉइंट है वो सबसे ज्यादा दूर है, इसलिए वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सबसे कम होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज मेड 1/4 द ड्यूरेशन ऑफ एन ईयर विल बिकम। तो एक साल का जो टाइम होगा, 1 ईयर का जो टाइम होगा, वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वो आपको पूछा जा रहा है। रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट मतलब सन के चारों तरफ अर्थ जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है उसकी रेडियस को हम 1/4 कर देंगे, है ना। मैं लिख देता हूं आर डैश कर दिया हमने r/4 के बराबर। तो आपको बताना है कि जो 1 ईयर का टाइम है वो कितना कम या ज्यादा हो जाएगा। तो क्या रिलेशन है टाइम पीरियड और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के अंदर? बताया था आपको टी स्क्वायर, केपलर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर यानी कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। तो हम लिखेंगे T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी में ये मतलब कि सिंबल हटा के हम डायरेक्टली रेशो लिख सकते हैं r1³ अपॉन r2³, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको T2 पूछा जा रहा है, तो पहले तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आर डैश मतलब सेकंड कंडीशन में जो r की वैल्यू है वो, और r1 का मतलब है पहले जो r की वैल्यू है। तो पहले r है और बाद में r2 यानी कि सेकंड कंडीशन में r कर दिया आपने r/4, फिर इसका क्यूब करना है। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 का क्यूब होगा 64। फिर अंडर रूट करते हैं ताकि T1 अपॉन T2 आ जाए। तो T1 अपॉन T2 क्या आएगा? 8 के बराबर आएगा। कितना आएगा? 8। तो T2 क्या हो गया? अब T1/8 हो गया। T2 इधर जाएगा तो 8 अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 1 ईयर का जो टाइम है वो 8 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि 1/8 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कॉमेट फ्रॉम द सन आर 8 × 10⁻12 मीटर एंड 1.6 × 10⁻12 मीटर। If its velocity when nearest to the sun is 60 meter per second, what will be its velocity in meter per second when it is farthest? ये बोल रहा है कि एक कॉमेट है, कोई उल्का पिंड है, और वो क्या कर रहा है सन के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। ये मान लो सन है, ये सन की पोजीशन मान लेते हैं, इस इलिप्स के किसी एक फोकस के ऊपर क्या होगा? सन होगा। अब जब ये नियरेस्ट मतलब यहां से गुजर रहा होगा, वो कॉमेट जब यहां से गुजर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। आपको पता है कि जब सन के पास से कोई भी प्लेनेट या कोई कॉमेट वगैरह गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। और इसकी जो दूरी होगी सन से वो अभी मिनिमम होगी। जब ये एकदम फारदेस्ट होगा मतलब सबसे दूर होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा ये, तो उस कंडीशन में इसकी दूरी तो सबसे ज्यादा होगी, आर मैक्स होगा ये, है ना। सन से इस कॉमेट की दूरी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगी? मिनिमम आएगी। लेकिन हमको पता है कि दूरी और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है प्लेनेट या कॉमेट के लिए वो इक्वल होता है हर एक पोजीशन पे, यानी कि जैसे यहाँ पे v मैक्स इंटू आर मिनिमम और यहाँ पे v मिनिमम और r मैक्स, इनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहेगा दोनों जगह पे। अब देखो 3 चीजें इसने बता दी और 4th चीज इसने पूछ ली कि जब ये फारदेस्ट है मतलब सबसे दूर है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये जो v मिनिमम है ये आपको पूछा जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना है? v मैक्स इंटू आर मिनिमम डिवाइडेड बाई आर मैक्सिमम लिखना है आपको। v मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी बता रखी है 60 मीटर पर सेकेंड। आर मिनिमम कितना है? तो मिनिमम डिस्टेंस है 1.6 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई आर मैक्सिमम कितना है? 8 × 10⁻12। ये 10⁻12 तो उड़ाई दो, ये आ जाएगा अपना सॉल्व करोगे तो 12, ठीक है, कैंसिल होकर ये 12 आएगा। तो v मिनिमम कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो गया। तो ये इतनी वेलोसिटी से यहाँ पे गुजर रहा होगा जब ये फारदेस्ट होगा, सबसे दूर होगा, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वहां से पास हो रहा होगा। आया समझ में? बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये रिलेशन इसमें यूज करना है कि जब भी कोई भी प्लेनेट हो या कोई भी कॉमेट वगैरह हो, अगर वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी सन से जो डिस्टेंस होगी उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, चाहे कहीं भी कंपेयर करवाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है।
आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन 27 टाइम्स फास्टर देन द अर्थ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ये बोल रहा है कि कोई बॉडी है और वो सन के चारों तरफ 27 टाइम फास्टर घूम रही है, जितना अर्थ जितनी स्पीड से घूम रही है, मतलब जितना टाइम ये लेती है उसके कंपैरिजन में ये जो बॉडी है ये 27 टाइम्स फास्टर घूम रही है। फास्टर बोलने का मतलब है कि उससे 27 टाइम्स कम इसको टाइम लगेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं मैथमेटिकली, जो बॉडी को टाइम लगेगा है ना, वो क्योंकि ये 27 टाइम्स फास्टर घूम रही है अर्थ के कंपैरिजन में, तो अर्थ को जितना टाइम लगता है उसके कंपैरिजन में 27 टाइम्स कम टाइम लगेगा। ये चीज समझ में आ गई क्या, ये बताओ। फिर उनकी रेडियस कंपेयर करनी है, तो रेडियस और टाइम पीरियड में कोई रिलेशन है क्या? तो केपलर का थर्ड लॉ बताता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम रिलेशन लिखेंगे टाइम पीरियड फॉर बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड फॉर अर्थ, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं एक साथ ही, इक्वल होगा रेडियस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, और इसका क्यूब करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी में हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड का रेशियो हम यहां से देख के लिख देंगे, टीबी अपॉन टीई, यह आएगा 1/27, यह आया 1/27 इसकी पावर 2 इक्वल टू रेडियस ऑफ बॉडी रेडियस ऑफ अर्थ क्यूब। तो ये 1/27 है। अच्छा, 27 को 3 का क्यूब भी लिख सकते हो, और 3 का क्यूब लिखोगे तो इसकी भी पावर 2 करनी पड़ेगी, तो 3 की पावर 6 बन जाएगा ये। तो 1/3 की पावर 6 लिख देते हैं इसको, ठीक है, इक्वल टू RB अपॉन RE, इसका पावर 3। अब दोनों साइड में पावर 1/3 करो, पावर 1/3 करेंगे तो इधर तो बन जाएगा RB अपॉन RE, और इधर क्या आएगा, पावर 1/3 करना है तो पावर की पावर अगर दे रखी हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है। तो अगर मैं इधर पावर 1/3 करूंगा तो 6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 की पावर 2 बचेगा यहाँ पे, यानी कि RB अपॉन RE ये आएगा 1:9 के बराबर। ये अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें ऑर्डर नहीं बता रखा इसलिए 9:1 लिखा हुआ है। दोनों ऑप्शन होंगे तो हम ऑर्डर भी देखेंगे, फिर उसके हिसाब से आंसर बताएंगे। तो अभी आप अपना आंसर क्या है, 1:9 या 9:1, ठीक है। आया समझ में?